स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी क्लास 11th को कंप्लीट किया होगा और क्लास 12th में इंटर किए होंगे। तो कक्षा 12वीं में हम जैसे ही प्रवेश लेते हैं हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अब हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्लास 11th को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर करके आए हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने 11वीं अच्छे तरीके से पढ़ ली है, 12वीं भी उनका मक्कन होते हुए चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की तरह बिल्कुल आराम से बहता हुआ चला जाएगा। पूरा ऐसा नहीं है कि दिमाग में स्टोर नहीं होगा, दिमाग में भी स्टोर होगा, बट सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन जिन बच्चों की 11th जो है पूरी तरीके से वेस्ट है, उनको चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी क्लास 11th क्लियर किया है और क्लास 12th में एंटर किया है। तो कक्षा 12वीं में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा समस्याएं बच्चों के मन में होती हैं कि क्लास 12th को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से अच्छे नंबर लाएंगे, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या करना है। देखो, अब दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके बारे में सारी जानकारी अभी एक बार में निकाल लो, है ना। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि अगर आप एक बार में सारी जानकारी निकालते हो तो कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन अगर आप ये सारा बर्डन हटा के कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखो और धीरे धीरे पढ़ते चले जाओ, तो सारी चीज़ें अनुभव के साथ बेहतर होती चली जाती हैं। जैसे अभी जिन बच्चों ने क्लास 11, देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, मैं जानता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 11th को वेस्ट कर दिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करके आ रहे हैं। तो जिन्होंने क्लास 11 को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया, उनको क्लास 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तरीका पता है किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जिन बच्चों का क्लास 11th पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है, उन बच्चों को क्या, वो पढ़ने में उतने अव्वल नहीं होंगे या उतने बेहतरीन नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं है कि उनकी समझ में ना आए, बस उनको चीज़ों को एडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आप एक जनरेशन गैप देखते होंगे कि जो वृद्ध आदमी होते हैं उनको नए गाने आसानी से पसंद नहीं आते। जो नए हिप हॉप गाने होते हैं, जितने भी तरीके के गाने होते हैं, वो आसानी से पसंद नहीं आते। लेकिन जो नई जनरेशन है ना, जैसे हम हैं, हमको वो गाने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने पापा जी और दादाजी की पसंद के बारे में बात करें तो उनको शायद वो पसंद में ना आए, क्योंकि वो नई चीज़ों को इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे चीज़ों को समझते जाओगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्लास 12th में आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, है ना। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। और नोट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे टाइम टू टाइम आपको टेस्ट देते रहने हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले से समझा रखा है अपने चैनल पर। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार में सारी वीडियोस देख लें। आप मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं आपकी स्टडी की गाइडेंस से रिलेटेड, सारी चीज़ों को देखते रहें। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको पिछले साल के पेपर लगाने हैं, किस तरीके से आपको मॉडल पेपर लगाने हैं, किस तरीके से टाइम सेट करना है और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ मैंने बताई है। किस तरीके से 2025 की आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, पिछली ही वीडियो में मैंने बताया है। तो जो भी बिल्कुल बच्चे नए हैं, उनको जो भी समस्या है, धीरे धीरे आप उन वीडियोज को देखते चलिए, समझने का प्रयास कीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब रही बात आती है इस फिजिक्स को समझने की कि फिजिक्स बहुत टफ है। तो फिजिक्स में कौन सी चीज़ आपको टफ लगेगी? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान होता है और कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में टफ क्या होता है? फिजिक्स में टफ होता है जब अपन उसे देखते नहीं है, केवल पढ़ते हुए जाते हैं, है ना। दोनों में फ़र्क होता है। देखो, एक चीज़ होती है जब आप एक चीज़ को पूरी तरीके से समझते हो, जैसे आपको पता है कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनका क्या क्या मतलब है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपका सारा सिलेबस पता होगा। फिर आपको क्या चीज़ें रह जाएंगी, बच जाएंगी, है ना। फिर चीज़ें रह जाएंगी उनको समझना, है ना, और उनको याद करना,
और उनमें प्रैक्टिस करना, ये 3 चीज़ें फिर बचेंगी अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लिया तो। देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज़ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना समझे अगर आप उसे याद करोगे तो वो रट्टा लगाना होता है, ज़्यादा काम देता नहीं। तो पहले चीज़ों को समझो। जब मैं अभी फिजिक्स को समझाऊंगा, फिर होता है आप उसको याद करते हो, फिर होता है आप सब उनकी प्रैक्टिस करते हो। लेकिन ये तब जब आपको पता होगा कि आप किस चीज़ को समझ रहे हो। जैसे अभी मैं आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपके पहले पार्ट का नाम है, कक्षा 12वीं की जो भौतिक विज्ञान है उसका जो पहला अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैं विद्युत आवेश को पढ़ने वाला हूँ, क्या मेरे जीवन में इसका कोई उपयोग है, किस तरीके से पढ़ना है, इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें। फिर इससे दूसरे चैप्टर जो जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जब मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा कि हाँ अब मुझे इसमें पढ़ना क्या है। और जब मैं ये समझ जाऊँगा तो फिर मैं याद करूँगा जो मैंने समझा है उसको, और जब मैं याद कर लूँगा तो उस पर सवाल करूँगा। अब जिन बच्चों ने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी उनको मैं बता दूँ कि फिजिक्स में सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं होती, इसमें गणित के सवाल भी आते हैं, है ना, जिन्हें न्यूमेरिकल बोलते हैं, है ना। मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, जैसे गणित में सवाल आते हैं ना, जोड़ना घटाना, ऐसी ही चीज़ें इसमें भी आएंगी और इसमें नेक्स्ट लेवल का गणित आएगा। तो इसका गणित समझने के लिए आपको समाकलन आना चाहिए, है ना, अवकलन आना चाहिए, है ना, त्रिकोणमिति आनी चाहिए, लॉग क्या होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब हमें तो नहीं है, तो जिन बच्चों को नहीं है वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें। इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल हिंदी मीडियम में बिल्कुल 0 लेवल से समझा के रखा है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। उसको समझकर आप आगे बढ़ोगे, वरना जिन्होंने 11th अच्छे तरीके से पढ़ रखी है उनको ये सारी चीज़ें पहले से आती होंगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर समस्या है तो जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर याद करना है टाइम टू टाइम कैसे, फिर उनके टेस्ट देते रहने हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप सोचोगे कि मैं एक बार में पूरी रणनीति बना लूँ और फिर उस रणनीति पर चलूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं होती। तो आपको क्या है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं चैप्टर 1 से ही नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगा। इनके ऊपर मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। टेस्ट देना ज़रूरी है, तो टाइम टू टाइम मैं उनको दूंगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको कर लूँगा, बाकी जो समझने वाली चीज़ें हैं उनको मैं समझने के साथ समझता चला जाऊँगा। एक दिन में मुझे कौन सा 12th क्लियर करना है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, उसकी दिक्कत है नहीं। ओके, तो 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा प्यास लगी है तो पानी लेके आता हूँ मैं, और फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कक्षा 12वीं को, है ना। उसमें फिजिक्स को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो 1 मिनट। तो अब अपन भौतिक विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं भैया। होप अब वॉइस क्लियर आएगी। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फिजिक्स को। होप कि माइक अच्छे तरीके से सेट हो गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। दिक्कत है यार, डुप्लीकेट है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कक्षा 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या होता है, फिजिक्स में आपको चीज़ों को समझो। देखो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होगे, है ना। ये सारी चीज़ें परमाणु से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है, परमाणु से। तो मैंने क्या कहने की कोशिश की, उसको गौर से देखो। हर चीज़ परमाणु से मिलके बनी है। ये भी परमाणु से मिलके बना है, मैं भी परमाणु से मिलके बना हूँ, तुम भी परमाणु से मिलके बनी हो। तुम जो फ़ोन देख रहे हो वो भी परमाणु से मिलके बता है। मुझे कैसे पता फ़ोन देख रहे हो, क्योंकि मेरी ही वीडियो चल रही है। तो आप जो फ़ोन देख रहे हो वो भी परमाणु से मिलके बना है। हाँ, डेस्कटॉप में देख रहे हो वो भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ जो दुनिया में आप देख रहे हो वो सब के सब परमाणु से मिलके बनी है। सर वायु, हाँ वायु भी परमाणु से ही मिलके बनी है, क्योंकि वायु में क्या चीज़ें आती हैं, वायु में आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, O2 पढ़ा है कि नहीं। O2 यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन भी परमाणु ही होता है। पानी का सूत्र आपने पढ़ा है, पानी यानी जल। जल का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, H2O। H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु।
यानी आप हर चीज़ जो दुनिया में अपने आसपास देख रहे हो वो किससे मिलके बनी है, वो परमाणु से मिलके बनी है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु को मिला दो तो उससे पानी बन जाता है। हर चीज़ जो अपने आसपास देख रहे हो वो सब परमाणु से मिलकर बनी है। अब परमाणु के बारे में मुझे इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाना, क्योंकि परमाणु का एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है ना। तो अभी ये समझ लो परमाणु जैसी कोई चीज़ होती है जिससे पूरी दुनिया मिलकर बनी है, हम भी। ठीक है, परमाणु के पास 2 गुण पाए जाते हैं। चलो थोड़ी स्टाइल में लिखेंगे इसको। ठीक है, परमाणु के पास 2 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है द्रव्यमान का, अंग्रेजी में लिख दूं मास, और दूसरा गुण है आवेश का, अंग्रेजी में लिख दूं चार्ज। तो परमाणु के पास 2 गुण होते हैं, एक होता है द्रव्यमान का, मास का यानी द्रव्यमान का, और दूसरा होता है आवेश यानी चार्ज। इस द्रव्यमान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको आप कक्षा 11वीं में पढ़ के आए हो। इसमें वेग आता है, रफ्तार आती है, गति आती है, सभी की चीज़ें, बल आता है, गुरुत्वाकर्षण आता है, इन सारी चीज़ों को आपने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है। तो अभी हमें बिल्कुल भी इधर ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज़ पर आओ, दूसरा आवेश। ये आवेश क्या होता है? आपने बोला हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु के पास 2 गुण होते हैं, एक तो द्रव्यमान का गुण होता है, एक आवेश का गुण होता है। तो ये आवेश क्या होता है, ये चार्ज होता क्या है? तो भैया इसी चीज़ को तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ आवेश आपकी पहली वीडियो में बिल्कुल 10% समझ में आएगा, 10% समझ में आएगा। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ 10% ही समझ में आएगा, क्योंकि इस आवेश पर ही आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है। चैप्टर, अब मैं कह रहा हूँ आवेश पर पूरी आपकी फिजिक्स टिकी हुई है क्लास 12th की। यानी पूरी क्लास 12th की फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आवेश को ही पढ़ना है। तो जिस चीज़ को पढ़ने के लिए पूरी 12th की फिजिक्स बना दी गई उसको आप एक लेक्चर में तो नहीं समझ पाओगे, उसको धीरे धीरे समझते रहना होगा। आगे जितने भी लेक्चर है उसमें आवेश ये करता है, आवेश वो क्या करता है, आवेश क्या क्या कांड करता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पूरी क्लास 12th की फिजिक्स तक, पूरी फिजिक्स तक आवेश क्या क्या काम करता है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आवेश एक बार में समझ में आ जाए ऐसी चीज़ नहीं है, धीरे धीरे समझना होगा। ठीक है, अब आवेश के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो परमाणु किससे मिलकर बनता है, आवेश से, है ना। अब आवेश जो चीज़ है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो रुकी हुई है यानी स्थिर है, और या तो वो गति कर रही है यानी कि भाग रही है। जैसे ये पेंसिल है, अभी रुकी हुई है, अब ये गति करने लगी, इधर की ओर जाने लगी। तो ऐसे ही आवेश है, आवेश परमाणु के पास होता है और परमाणु से मिलकर ही हर चीज़ बनी है। तो ये वस्तु भी परमाणु से मिलकर ही बनी है। अब चूंकि परमाणु के पास आवेश है तो इसके पास भी आवेश होगा। भाई जैसे ईंट से मिलकर घर बना है, ईंट में वजन है तो घर में भी वजन होगा, जाहिर सी बात है। हड्डियों से मिलकर मेरा शरीर बना है, अब हड्डियों में वजन है तो मेरे शरीर में भी वजन होगा। तो परमाणु से मिलकर हर चीज़ बनी है। तो परमाणु के पास आवेश है तो जाहिर सी बात है वस्तु के पास भी वो गुण आ सकता है आवेश का, तो वस्तु के पास भी आवेश होगा। तो वो आवेश 2 तरीके का हो सकता है, या तो आवेश इस वस्तु में स्थिर है या आवेश इस वस्तु में गति कर रहा है। अब जब आवेश स्थिर है, तो वो ठीक है, रुका हुआ है। लेकिन जब आवेश गति कर रहा है तो गति करने के साथ वो एक चीज़ और उत्पन्न करता है। क्या? वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों शब्द कहीं पर सुने हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी आपके घर में जो लाइट आती है, करंट भी आप ही बोलते होगे, भैया करंट लग गया जोर का। तो करंट यानी जो बिजली आपके घर में आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों पैदा होती है, वो करंट होता क्या है? कभी समझने की कोशिश की है? जिस करंट के बारे में आप बोलते हो, जिस करंट के झटके से आदमी ऊपर पहुंच जाता है, वो करंट होता क्या है? वो कुछ नहीं होता, वो बस आवेश गति कर रहा है। वहाँ पर आवेश वहाँ पर गति कर रहा है। तो गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपने एक चुंबक को लिया, दूसरी चुंबक को लिया, तो एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी तरफ खींचती है। तो उसका ये जो गुण होता है चुंबक को दूसरी तरफ खींचने का, वो उसका चुंबकीय गुण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसका चुंबकीय गुण कहलाता है। और जो बहता हुआ आवेश है, जो आवेश बहता है, तो वो करंट पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इसके साथ साथ चुंबक भी पैदा करता है। और जो रुका हुआ आवेश है वो तो स्थिर आवेश होता है। लेकिन उस आवेश को गति करवाने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ती है, जिसे विभव कहते हैं।
देखो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, छत से ऊपर जा रही होंगी। मैं कह रहा हूँ 10% समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे सवाल नहीं आएगा। जैसे सवाल आएगा वो एक एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूंगा और समझा भी दूंगा, इनसे सवाल नहीं आएगा। ये तो चैप्टर के नाम है, गौर से समझने की कोशिश करो। आपके पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अरे यार, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपके पहले चैप्टर का नाम है, विद्युत आवेश। फिर आवेश को बहाने के लिए, आवेश को गति करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैंने कहा विभव की जरूरत पड़ती है, विभव। तो दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, यानी आवेश रुका हुआ है, इसे आप पहले अध्याय में पढ़ोगे क्लास 12th की फिजिक्स में। जब आवेश गति करने लगेगा तो आप उसे दूसरे अध्याय में पढ़ोगे, चैप्टर 2 में पढ़ोगे। फिर जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा यानी करंट पैदा करेगा, तो उस करंट के बारे में 440 वोल्ट का झटका है ना, लगी 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो उस करंट के बारे में आप फिर चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ोगे। और फिर जो करंट है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे 4 में पढ़ोगे, अध्याय 4 में जाके। अब चूंकि करंट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, करंट से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबक, उससे करंट पैदा नहीं हो सकता क्या? उससे करंट पैदा हो जाता है, चुंबक से करंट पैदा हो जाता है, उसको आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। फिर उससे जुड़ी और भी चीजें आती हैं, इन पूरे को आप आगे पढ़ोगे, है ना। आगे चल के आप जो परमाणु मैंने बताया ना, हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है, फिर इस परमाणु को पढ़ोगे, परमाणु में क्या क्या होता है उन सारी चीजों को पढ़ोगे। तो ये तो मैं ये बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है, इससे सवाल नहीं आएगा, इसमें जब आप पढ़ोगे तो उससे सवाल आएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि हो सकता है राजस्थान बोर्ड में से कुछ सिलेबस हटा दिए, हो सकता है मध्य प्रदेश बोर्ड में से कुछ सिलेबस हटा दिए, लेकिन मेरी बात समझो, जब मान लीजिए स्थिर आवेश वाला चैप्टर हटा दिया, अब जब आप यही नहीं पढ़ोगे कि आवेश क्या होता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आवेश को गति कराने के लिए विभव की जरूरत पड़ती है, विभव क्या होता है? क्योंकि पहले आवेश को पढ़ना पड़ेगा, तभी विभव समझोगे, तभी विद्युत धारा समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी, है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो अपने शरीर के बारे में, शरीर में से एक बीमारी आपको पढ़नी पड़ती है कि कैंसर क्या होता है। अब वो कैंसर हटा भी दिया आपके सिलेबस से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपको गुणा करना सिखाया जा रहा है और आपके सिलेबस में से हटा दिया जोड़ना, तो अब जब आप जोड़ना नहीं जानते तो बिना जोड़े गुणा कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब गुणा करोगे तो आपको दो संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे 23 का अगर आप 22 में गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसको आपको जोड़ना पड़ता है, तो बिना जोड़े आप गुणा नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब तक आप आवेश को नहीं पढ़ोगे आप आगे की चीज़ों को नहीं समझोगे। तो ये सारे चैप्टर सीक्वेंस में हैं, इनमें से अगर आपने किसी भी पॉइंट को मिस कर दिया तो दूसरी चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी। तो हर चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो। हाँ, आप क्वेश्चन उस हिसाब से याद कर लेना जो आपके सिलेबस में है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखी है, उनको देखते रहना। बाकी मुझे अभी आपको चैप्टर को भी पढ़ाना है तो मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं आकर्षित करूंगा। जो बेसिक सा सिलेबस है इसमें आपको आगे क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं उनके बारे में बता दिया, बाकी जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सबको बताता चलूंगा मैं आपको, अभी कोई भी लोड नहीं डाल रहा। तो अभी आपने क्या समझा कि हमारे पास हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है, उस परमाणु के पास आवेश नाम की एक चीज़ होती है, आवेश नाम की, और वो आवेश को ही हमें इसमें पढ़ना है। उस आवेश का अपने चारों तरफ एक क्षेत्र भी होता है, एरिया भी होता है, उस क्षेत्र के बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की फिजिक्स का, इसमें आपको दो चीज़ों को पढ़ना है, एक तो विद्युत आवेश हो गया, एक विद्युत क्षेत्र हो गया। आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या? आवेश क्या होता है यानी चार्ज, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं, तो चार्ज क्या होता है, और अभी आपको ये नहीं पता कि क्षेत्र क्या होता है, फील्ड क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। ये पढ़ना है, अभी तो हेडिंग के नाम बताएं। तो सबसे पहले अपन समझना शुरू करते हैं आवेश क्या होता है, ताकि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाए। अभी आपको यहाँ पर दो वस्तु दिख रही होंगी, इस वस्तु को मैं वस्तु ए बोल देता हूँ और वस्तु को मैं बी बोल देता हूँ। मैंने क्या करा है, इन दोनों के बीच में घर्षण पैदा कराया। घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे ये मेरा आप देख रहे होगे कपड़ा है, ठीक है, ये मेरे पास पेंसिल है, तो एक वस्तु ये हो गई और दूसरी वस्तु ये हो गई। मैंने इनके बीच में घर्षण पैदा करवाया, यानी इन दोनों को रगड़ दिया, फ्रिक्शन पैदा करवाया इस तरीके से, जोर जोर से। तो जब मैंने ऐसा करवाया तो इसके अंदर क्या एक चीज़ का गुण आ गया था कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे कागज़ के टुकड़े, ये उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगी। जैसे मैं उदाहरण से करके बता दूंगा, अगर मेरे पास आसपास कागज़ का कोई टुकड़ा हो तो
निकालना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट रुको। देखो ये कागज़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। देखो मैं इनको पेंसिल को पास लेके गया, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, मैंने सबसे पहले घर्षण कर देना है। जैसे मेरी शर्ट है, इससे मैंने यहाँ पर घर्षण पैदा कर दिया इस तरीके से। और घर्षण करने के बाद जैसे ही मैं इनको पास में लेके गया, ये देखो ये चिपकने लगे, है ना। अभी और घर्षण पैदा करेंगे, ये चिपक गए, देखो चिपकने लगे। तो यही चीज़ होती है। ये मैंने एक पेंसिल का उदाहरण दिया है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप अपने बालों को देखोगे तो जो सूख जाते हैं बाल जब धोने के बाद, तो फिर इनमें से चट चट की आवाज़ आती है। जब टीवी चल रही होती है तो उसके पर्दे पर कभी ऐसे हाथ फेरना तो उधर से भी चट चट की आवाज़ आती है ना। कभी आपने देखा होगा आपके जो ऊनी वगैरह वस्त्र होते हैं उनमें भी चट चट की आवाज़ आती है ना। और अगर आप रात वगैरह में देखोगे, अंधेरे वगैरह में देखोगे, तो कभी कभी आपको उधर चिंगारी भी दिखाई देगी, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सब आवेश ही है, आवेश के इर्द गिर्द की ही चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ऐसे ही मैंने 2 वस्तु ली, वस्तु ए वस्तु बी, इन दोनों में मैंने घर्षण पैदा करवाया। और घर्षण पैदा करवाने से क्या हुआ, ये जो वस्तु थी, वस्तु ए मान के चलो, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, आकर्षित करने लगी यानी अपनी ओर खींचने लगी। जैसे ये पेंसिल अभी कागज़ के टुकड़ों को खींच रही थी। इसके साथ साथ एक और गुण आ गया, यानी रिपल्सन का भी गुण आ गया, यानी ये कुछ चीज़ों को अपने से दूर भी धकेलने लगी। जैसे चुंबक में होता है, 2 चुंबक को ऐसे पास लाओगे तो चिपक जाएंगी, और 2 चुंबक को उल्टा करके ऐसे पास लाओगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो उसी के जैसे, बिल्कुल उसी के जैसे ये पेंसिल कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। पेंसिल कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी। और भी मैंने कई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे अंबर की छड़ वगैरह हो गई, जिनको मैं अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो एक दूसरे से दूर भी जाने लगते हैं। जैसे एक चीज़ होती है, एक यंत्र होता है जिसे वॉन डी ग्राफ जनित्र कहा जाता है। आप अगर उस पर ऐसे हाथ रख देते हो तो आपके पूरे शरीर में आवेश चला जाता है, और उससे क्या होता है, फिर आपके शरीर को ही प्रतिकर्षित करने लगता है। तो आपके ये जो बाल होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो अभी आपको बाल ऐसे दिख रहे होंगे सेट, ये खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना वॉन डी ग्राफ जनरेटर, है ना, और उसकी प्रैक्टिकल वीडियो देखना, जिसमें आपको पता चलेगा एक लड़का या लड़की खड़ी हुई है, इस तरीके से हाथ रखा है, और उसके जो बाल हैं एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो वस्तु में मैंने घर्षण करवाया, उसकी वजह से उसमें एक गुण आ गया, जिससे वो हल्की वस्तुओं को या तो अपनी ओर खींच रहा है या अपने से दूर धकेल रहा है। तो ये जो उसका गुण है, अपनी तरफ खींचने का और अपनी से दूर धकेलने का, यानी आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, जो किस वजह से उत्पन्न हुआ है, घर्षण की वजह से उत्पन्न हुआ है, उसी को अपन कहते हैं आवेश। तो जब अगर आप नोट्स में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखो कि आवेश क्या होता है। आवेश में हेडिंग डाल लो कि 2 वस्तुओं में घर्षण करवाने पर उन वस्तु के अंदर या उस पदार्थ के अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का यह गुण आवेश कहलाता है। बाकी डिटेल में आपको लिखना है तो इसी चैनल पर आपको फिजिक्स के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, उनमें से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, पर लिखना जरूर, उसमें से चाहो तो उसमें से लिख लेना। तो जब आप घर्षण कराओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण है वो उत्पन्न हो जाएगा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। वो जो गुण होता है पदार्थ का, ये गुण, ये क्या कहलाता है, अपना आवेश कहलाता है। इसी को आवेश कहते हैं, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो घर्षण की वजह से उत्पन्न हुआ है। इस आवेश के बारे में और चीज़ें, जब आप इस आवेश को पढ़ोगे तो ये आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि कौन सी राशि होती है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में इसीलिए बोला था। भौतिक राशि वे राशि होती हैं जिन्हें आप महसूस करने के बजाय आप उन्हें महसूस करने के साथ साथ उनका मापन भी कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, यानी आप उसको माप सकते हो, तो वो भौतिक राशि कहलाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उसे माप नहीं सकता कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो कोई भौतिक राशि नहीं हुई। तो आवेश एक भौतिक राशि है। तो आवेश एक भौतिक राशि है, इसका मतलब ये है कि इसका मापन संभव है, इसको मैं माप सकता हूँ। हाँ, तो इसका मापन संभव है, इसीलिए ये एक भौतिक राशि है। अब आप इसको आगे पढ़ोगे तो बार बार आपको आवेश नहीं लिखना पड़े, इसीलिए आप इसको या तो कैपिटल क्यू से दर्शा दोगे या स्मॉल क्यू से दर्शा दोगे।
ठीक है। इसके बारे में और एक बात कि ये एक अदिश राशि है। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश वो होती हैं जिनमें दिशा होती है, अदिश वो होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती। जैसे इसकी लंबाई है, तो लंबाई पूर्व की तरह है, पश्चिम की तरफ है। लंबाई तो लंबाई होती है, लंबाई की कोई दिशा नहीं होती। लेकिन मैं अगर बात करूँ इस पर, मैं बल लगा रहा हूँ कोई, है ना, बल लगा रहा हूँ, तो बल फर्क पड़ता है कि मैं इधर लगा रहा हूँ, बल ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, बल इधर की ओर लगा रहा हूँ, या बल नीचे की ओर लगा रहा हूँ। तो जो बल होती है वो क्या होती है, वो एक सदिश राशि होती है। तो राशि दो तरीके की होती है, सदिश सदिश बेसिक मैथ में अच्छे से पढ़ा रखा है, बट फिर भी बता देता हूँ। ये आवेश एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा का कोई भी रोल नहीं होता। फिर ये एक मूलभूत राशि है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो होता है पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। और इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे दो तरीके की राशियाँ होती हैं, एक होती है जो मूलभूत राशि होती है, और एक होती हैं जो व्युत्पन्न राशि होती हैं। इन पे से सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि आवेश कौन सी राशि है, वो मूलभूत राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो आवेश मूलभूत राशि है। मूलभूत राशि वो होती है जिससे व्युत्पन्न की जाती हैं बाकी की राशियाँ। जैसे लंबाई हो गई, तो लंबाई एक मूलभूत राशि है। जैसे चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई एक मूलभूत राशि है। ठीक है। लंबाई का जब आप चौड़ाई में गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आप सभी जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ये सूत्र तो आप सभी ने पढ़ा होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकला, जब लंबाई का गुणा चौड़ाई के साथ किया। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि दो चीज़ों का गुणा करने पर मिली है। लेकिन लंबाई ना किसी का गुणा करने पर मिलती है, ना किसी का भाग देने पर मिलती है। लंबाई पदार्थ का एक गुण है, ये इसका एक गुण है लंबाई। ये पैदा नहीं हुआ दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से। जैसे आप कह रहे हो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एक घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, एक घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है। तो 80 किलोमीटर क्या हो गया, वो लंबाई जितनी वो चल रही है। और एक घंटा क्या हो गया, एक घंटा वो समय जिसमें वो चल रही है। तो जो आपने स्पीड बताई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, वो स्पीड क्या है, वो दो चीज़ों का मेल है। क्या, कि वो कितनी दूर तक जा रही है, यानी 80 किलोमीटर कितनी दूरी तय की कर रही है वो, और कितने समय में कर रही है, यानी एक घंटे के अंदर। तभी तो कह रही हो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या, एक तो दूरी, एक समय। तो जो गति हो गई वो भी एक व्युत्पन्न राशि है, वो मूलभूत राशि नहीं है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है। लेकिन जो दूरी है, यानी जो लंबाई है 80 किलोमीटर, ये तो एक मूलभूत राशि हो गई, क्योंकि ये तो किसी से मिलकर नहीं बनी। तो मूलभूत राशि वे होती हैं जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो वैसे ही आवेश भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये किसी से मिलकर नहीं बनता, ये बल्कि पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आवेश क्या होता है। तो आवेश बता दिया कि जब दो वस्तुओं में घर्षण पैदा किया जाता है तो उसके कारण वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। पदार्थ का ये गुण आवेश कहलाता है। परिभाषा हो गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, है ना, इसमें आप लिख देना कि आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आवेश कौन सी राशि है, डेड डेड डैश, ये राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आवेश एक मूलभूत राशि है या आवेश व्युत्पन्न राशि है, तो आपको कहना है आवेश मूलभूत राशि है। जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चलूंगा। ठीक है। अब और भी चीज़ों को आपको समझना होगा कि ये जो गुण पैदा हुआ, सर आपने कहा कि चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगी, तो मैंने घिसकर उसमें ऐसा क्या कर दिया कि वो चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगी या अपने से दूर जाने लगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, हर चीज़ मिलकर बनी होती है परमाणु से। अच्छा, ये परमाणु दिखने में कैसा होता है, तो परमाणु जो है दिखने में ऐसा होता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे तो उसका संरचना थोड़ी अलग होती है, 3D होती है, बना नहीं सकता, फिर भी देख लो परमाणु इस तरीके का होता है। उसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं जो P से दर्शाए हैं मैंने, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं जो N से दर्शाए मैंने, और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो E से दर्शाए मैंने। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, वो बीच में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे सूरज बीच में है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ये यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी गलती कर दी उन्होंने। ओके, तो ये थोड़ी सी इन्होंने टाइपिंग में गलती कर दी, सॉरी।
इसको हटाओ थोड़ा सा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हर चीज़ किससे मिलके बनी होती है? परमाणु से। परमाणु किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। परमाणु वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी क्या देखो, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। जैसे धरती चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य बीच में है, वैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मैंने क्या बताया, आवेश नाम का एक गुण होता है जो अभी पैदा हुआ था। तो वही आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी पाया जाता है, वही आवेश प्रोटॉन के ऊपर भी पाया जाता है, और न्यूट्रॉन में वो आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब उसके अंदर होता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो न्यूट्रल होता है। समझने की कोशिश करो, जिस आवेश के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, वो आवेश 2 तरीके का होता है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। क्या होता है? एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। 2 टाइप का आवेश होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। धनात्मक को मैं प्लस से दर्शा देता हूँ, ऋणात्मक को मैं माइनस से दर्शा देता हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए ऊपर मैंने माइनस लिख दिया। ये जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, इसीलिए मैंने उस पर लिख दिया ये प्लस। और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, यानी उस पर न ऋणावेश होता है न धनावेश होता है। इस तरीके से तो हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से मिलकर बना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से मिलकर बना है, जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करूंगा। क्या सर वो भी किसी चीज़ से मिलकर बनी है? हाँ, वो वेव फंक्शन होता है, और वो फिर क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, जो हमें नहीं पढ़नी, कन्फ्यूज मत होना उसको लेकर। हमें अभी क्या पढ़ना है, हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो उसके ऊपर माइनस आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन भैया उदासीन होते हैं, ना प्लस ना माइनस। अब बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, और अभी आपने क्या बताया था कि आवेश एक भौतिक राशि है, उसको मापा जा सकता है। जैसे लंबाई को मापा जा सकता है कि 3 मीटर है, 4 मीटर है। प्यार को मापा नहीं जा सकता, तो प्यार भौतिक राशि नहीं है। आप किसी से जाकर नहीं बोल सकते कि हम आपसे 1 किलो प्यार कर सकें, 2 किलो प्यार करते हैं। लेकिन आप आपसे बोल सकते हो कि आपका वजन 10 किलो है, 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है। आपका वजन 70 किलो है, आपकी लंबाई 20 फुट है। मजाक कर रहा था, वजन 70 किलो नहीं होगा बेचारी का, और लंबाई भी 20 फुट नहीं होगी, पर वैसे ही बोल रहा हूँ, उसको माप सकते हो आप। वैसे ही आवेश को भी आप माप सकते हो। तो माप सकते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आप बोल रहे हो ऋणात्मक आवेश होता है, तो कितना होता है ना। और हर चीज़ को मापते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। लंबाई को माप रहे हो तो 1 मीटर, 2 मीटर, मीटर में मापोगे। वजन को माप रहे हो तो किलोग्राम में मापोगे। आवेश को किस में मापोगे, तो जो आवेश की यूनिट होती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो होती है कूलाम। क्या होती है? आवेश की यूनिट होती है कूलाम। आवेश की यूनिट होती है कूलाम। आवेश को कूलाम में मापते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है, तो इस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम आवेश होता है। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, उसके ऊपर भी इतना ही आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो क्या दोनों के ऊपर बराबर आवेश होता है? हाँ, दोनों के ऊपर बराबर आवेश होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर आवेश बताइए, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम आवेश। ठीक है, होप चीज़ें आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब आवेश के बारे में क्या बात है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर भागता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर भागता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आवेश माइनस माइनस है तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा। यानी ये वस्तु है, इसके ऊपर भी अगर मैं माइनस आवेश लाऊं और दूसरी वस्तु लूं उसके ऊपर भी माइनस आवेश हो, तो ये एक दूसरे से दूर भागे। मान के चलिए इसके ऊपर माइनस आवेश है और इसके ऊपर प्लस आवेश है, दूसरी वस्तु के ऊपर, है ना। जैसे ग्लासेस ले लिए, ये चश्मा, तो इसके ऊपर प्लस आवेश है, इसके ऊपर माइनस आवेश है, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मान लीजिए प्लस आवेश है, इसके ऊपर भी प्लस आवेश है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, है ना, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश में होगा प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश में होगा आकर्षण। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भगेगा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से दूर भगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है माइनस। तो जो सजातीय आवेश होंगे, सजातीय यानी समान आवेश, एक के ऊपर माइनस दूसरे के ऊपर भी माइनस, तो ये एक दूसरे से दूर भगेंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे। अच्छा, एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, तो क्या एक दूसरे के पास आएंगे? नहीं, इसके ऊपर भी प्लस आवेश है, इसके ऊपर भी प्लस आवेश है, और अगर आवेश समान होगा तो एक दूसरे से दूर भगेंगे। अच्छा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ प्रोटॉन है, तो क्या ये एक दूसरे से दूर भगेंगे? नहीं, ये एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि माइनस प्लस को अपनी ओर खींचता है। विजातीय आवेश है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और उसमें आकर्षण होता है। वही चीज़ यहाँ पर लगी हुई है कि इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में एक दूसरे की तरफ आकर्षण होता है। होप यू आर अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने आपको क्या बताया, आवेश प्रवाह भी होता है, आवेश गति भी करता है, और जब आवेश गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, करंट उत्पन्न करता है। तो आवेश के प्रवाह के आधार पर अगर मैं पदार्थ का विभाजन करूं तो उसको मैं 3 भागों में बांट देता हूं। पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा अर्धचालक। चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। अर्धचालक पर आपका एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है जो आपको पढ़ना होता है। और कुचालक और चालक, ये मेरी पेंसिल है, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो इस हिसाब से ये एक नॉन कंडक्टर हुई, यानी कि कुचालक हुई। मेरे जो जूते चप्पल हैं वो भी नॉन कंडक्टर हैं, तो जो आपकी प्लास्टिक होती है, जो आपकी रबर होती है, ये कुचालक होते हैं। इसके अलावा जो लकड़ी वगैरह ले ली, अपने सूखी लकड़ी ले ली, वो भी कुचालक होती है। इसके अलावा जो पानी हो गया वो भी कुचालक होता है। तो कुचालक क्या होता है, मतलब कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो, उन्हें कुचालक कहते हैं। अगर लकड़ी से करंट लगवाने की कोशिश करोगे तो लकड़ी में करंट नहीं आएगा, प्लास्टिक में करंट नहीं लगता। और जो रबड़ के जूते चप्पल कहते हैं ना, कि अगर आप करंट का कोई काम कर रहे हो तो जूते चप्पल पहन के करो, क्योंकि करंट जो है रबर के अंदर से पास नहीं होता। क्यों नहीं होता, आगे पढ़ना है ना, कभी ध्यान मत दो, बस समझ लो कि इनमें से पास नहीं होता। तो ये कुचालक है। सर नोट्स में कैसे लिखें कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं? तो कुचालक वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, कुचालक कहलाते हैं। चालक जिनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी कोई सी भी धातु उठा लो, लोहा, लोहे से करंट लगेगा आपको, एल्यूमिनियम करंट लगेगा आपको, कॉपर का तार करंट लगेगा आपको, इन सभी में करंट लगता है, लेकिन लकड़ी से करंट नहीं लगता। अच्छा सर, पानी भी कुचालक है? पानी में तो करंट लगता है यार, कभी टेस्ट मत कर लेना, पानी में तो करंट लगता है, क्योंकि जो पानी अभी आप देखते हो उस पानी में बहुत सारे आयन मिले होते हैं, और वो आयन करंट को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस वजह से पानी में करंट लग देता है। वरना पानी का जो शुद्ध सूत्र होता है, मैंने आपको बताया, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन के परमाणु, तो इनमें करंट फ्लो नहीं होता, इनमें करंट नहीं लगता। लेकिन शुद्ध पानी कहीं पर भी नहीं मिलता आपको, जो पानी होता है उसमें आयन मिले होते हैं, जिस वजह से आपको करंट लग जाता है। सर ठीक है, जिनमें करंट फ्लो हो जाता है वो चालक हो गए, आवेश प्रवाह करता है, चालक हो गए। जिनमें नहीं करता वो कुचालक हो गए। तो अर्धचालक क्या है? ये दोगले आदमी होते हैं, ये बोलते हैं कि हम में करंट फ्लो नहीं होगा, तो इन्हें तो कुचालक बोलना चाहिए जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। ये बोलते हैं थोड़ा शक्ति बरतोगे तो हो जाएगा, यानी अर्धचालक को गर्म कर दिया आपने, तो गर्म करने से इनमें करंट फ्लो होने लगता है। ज़्यादा तेज़ नहीं होता, कम होता है, लेकिन करंट फ्लो होने लगता है। इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। तो चालक जिनमें करंट फ्लो आराम से हो जाता है, कुचालक जिनमें नहीं होता, और अर्धचालक जिनमें नहीं होता, लेकिन थोड़ी छेड़छाड़ करने पर, अशुद्धि मिलाने पर आप उनमें करंट का फ्लो करवा सकते हो। आगे बढ़ो। आवेश का क्वांटमीकरण। हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है।
हर चीज़ किससे मिलके बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बनी है। अभी आपके मन में जो प्रश्न आया उसका उत्तर देता हूँ कि मैंने अगर इस पेंसिल को यहाँ पर घिसा तो ये क्यों कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लग गया, वो मैं आपसे बताऊँगा अभी आपको। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। तो इस हिसाब से ये वस्तु, ये भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। तो इस हिसाब से इस वस्तु पर भी आवेश होना चाहिए। मैं कहूँगा कि इस वस्तु पर आवेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज भी होता है। यानी ये मेरे पास वस्तु है, इसमें मान लीजिए 20 प्रोटॉन है तो इसके पास 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अर्थात इसमें 20 परमाणु हैं, इसमें 20 प्रोटॉन हैं तो 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। खरबों की संख्या में 20 मत मान लेना, वो तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। खरबों की संख्या में इसमें परमाणु है, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए 20 प्रोटॉन है तो 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 20 प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 20 चार्ज हो गया, है ना। चार्ज कैसे निकालोगे? एक आवेश पर एक प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो 20 पर हो जाएगा 20 गुणित 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कुछ पल्ले पड़ा, एक आम की कीमत 20 रुपया है तो 20 की कितनी हो गई? तो 20 गुणित 20 कर दो। तो वैसे ही एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अपने पास 20 प्रोटॉन है तो उस पर कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का 20 में गुणा कर दिया, इतना। लेकिन मेरे भाई, जितने उसके पास प्रोटॉन हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जितना उसके पास प्लस चार्ज है उसके पास उतना ही माइनस चार्ज भी है। अब प्लस के 10 है आपके पास, मान लीजिए 10 रुपया है और 10 का आपके पास कर्जा है, तो आपके पास टोटल धनराशि कितनी हो गई? 10 रुपया, 10 का ही कर्जा है तो बचे कितने? 0। तो 10 अगर उसके पास प्लस चार्ज है तो 10 ही उसके पास माइनस चार्ज भी है, क्योंकि 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो टोटल जोड़ो तो 10 माइनस 10 करोगे तो 0। पॉजिटिव और नेगेटिव घटते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा। तो अगर इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन भी है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इन दोनों में समान है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो टोटल आवेश है वो 0 है। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर घिसा तो हुआ क्या कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो निकल कर मेरी शर्ट में चले गए। तो इसके पास मान लीजिए पहले इस वस्तु के पास 2 वस्तु थी, ये वस्तु A और ये वस्तु B। इसके पास पहले मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और इसके पास मान लीजिए वस्तु के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो जबकि 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 ही इसके पास प्रोटॉन भी थे। चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे तो 8 इसके पास प्रोटॉन भी थे। तो चूँकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो इसके ऊपर टोटल आवेश 0। इसके ऊपर भी 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन तो टोटल आवेश 0। क्योंकि जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है, और जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, जब मैंने घर्षण किया इन दोनों में तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर चले गए। तो अब इस पर प्रोटॉन तो 10 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 10 से अब 8 रह गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली वस्तु पर चले गए। अब इस पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे 8 प्रोटॉन से। इस वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण अब इस पर कितने हो गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 8 थे अब 10 हो गए, है ना। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 2 वस्तु थी, एक के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इसमें से इधर चले गए तो इसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब चूंकि पहले 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो 8 ही प्रोटॉन रहे होंगे। पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 4 ही प्रोटॉन रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। लेकिन चूंकि अब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले गए तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि अब इसके ऊपर प्रोटॉन तो 8 हैं जैसे पहले थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 ही बचे। इस पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और प्रोटॉन 4 ही रहे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने के कारण इसके ऊपर जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन तो 4 ही है, इलेक्ट्रॉन 6 है। और यहाँ पर 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही बात हुई। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर ट्रांसफर हो गया, तो इससे क्या हुआ, इसमें से कुछ आवेश निकल के इधर चला गया। इधर आवेश कम रह गया इधर,
पहले आवेश नहीं था, बिल्कुल पहले शून्य था, क्योंकि दोनों की तरफ संख्या बराबर थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर कितना आवेश ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो 2 गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश इधर शिफ्ट हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो 3 गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम इधर शिफ्ट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन इतने जाएंगे उसी के मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 90 कूलम आवेश हो गया। तो किसी भी वस्तु पर आपको आवेश निकालना है तो वो कितना होगा, वो होगा n इंटू ई, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर रहता है। अब उस पर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 10 का गुणा कर देना, 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 20 का गुणा कर देना। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास पेंसिल की जगह मेरे पास रुपयों की जगह मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास रुपयों की जगह मेरे पास पेंसिल है। तो मैं कह रहा हूँ एक पेंसिल की कीमत 10 रुपया है, एक पेंसिल की कीमत 10 रुपया है, मेरे पास 50 रुपया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास 5 पेंसिल है, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत कितना है 10 रुपया है, तो 5 पेंसिल की कीमत 50 रुपया है ना। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ किसी भी वस्तु पर कोई आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। तो किसी पर कितना भी आवेश हो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही आवेश हो ज़्यादा होगा, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा आवेश होगा। क्योंकि आवेश अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उसके ऊपर आवेश रहा ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन कम है ना, या प्रोटॉन कम है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। तो जो आवेश होगा वो इन्हीं के गुणनफल में होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास मैं कहूँगा 45 रुपया है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपया है, तो मेरे पास 4 पेंसिल हुई तो 40 रुपया, 5 पेंसिल हुई तो 50 रुपया, 45 रुपया मेरे पास नहीं हो सकते। तो वैसे ही मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। 4 पेंसिल है तो 4 गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश हो गया। 10 है तो 10 गुणित 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास जैसे 45 रुपया हो गए तो ऐसे मेरे पास आधे इलेक्ट्रॉन है। आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा वरना नहीं जाएगा। इसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना चला गया, 2 निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना चला गया, 3 निकल गए तो 3 पर जितना चार्ज होता है उतना चला गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधे इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज चला गया, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता ही नहीं है, जाता है तो पूरा जाता है। तो यही कहने की कोशिश ये कर रहा है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कि जो आवेश जाता है वो n इंटू ई होता है। ई यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन कूलम है ना, और n का मतलब होता है जितने उसके ऊपर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी प्लस के 1 हो सकता है, n की वैल्यू प्लस के 2 हो सकता है, प्लस के 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी हाफ नहीं हो सकता। तो अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको थोड़े से। जैसे इस पर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, इसके ऊपर 1 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर 7 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा? चूँकि 4 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। तो 4 पर कितना हो जाएगा? 4 गुणित 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। याद रखना बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन और उनका आवेश क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि 4 प्रोटॉन भी हैं, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश को निष्क्रिय कर देंगे, है ना। इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो खत्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। इधर 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हो गया 8 गुणित 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम आवेश। इतना इस पर कितना होगा? चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, तो एक
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उस पर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम आवेश। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस चार्ज है ये, और यहाँ पर एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो चार्ज है प्लस है, लेकिन होगा उतना ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होता है। घर पर बैठ के और प्रैक्टिस करके देख लेना। बाकी मैं इसको अगली वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करवाने हैं ना अभी आपको। तो समझ गए, ये निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज है। ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 4 क्या है, ये 4 है n नंबर। ये तो इसमें कुछ नहीं है तो गुणा में 1 मान लो, 1 भी n है। यहाँ पर 8 गुणा में है तो ये भी तो n है। यहाँ पर कुछ गुणा में नहीं है तो गुणा में 1 मान लो, तो ये भी तो n है। तो वही तो कहने की कोशिश करता है आवेश का क्वांटमीकरण नियम, क्या कि Q = NE, E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पदार्थ में आधा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसका क्या मतलब है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो आवेश इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा ही जाता है, वरना नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता आधा, क्योंकि अभी रिसेंटली में कुछ क्वार्क खोजे गए हैं जिन्हें अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के नाम से जाना जाता है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क करके, जिनको मुझे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाना है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा उसको समझने की कोशिश करना। अभी तक मेरा जो मेन मोटिव था आपको आवेश के बारे में पढ़ाने का था। आवेश क्या होता है, तो आवेश उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या दूसरे से धकेलना। आवेश 2 तरीके का होता है, धनात्मक, ऐसे शॉर्ट नोट्स आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेना, ऋणात्मक। धनात्मक आवेश जो होता है वो एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, ऋणात्मक आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और इस पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आप घर्षण वगैरह करवा दोगे तो एक आध इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया आवेश के बारे में ही, और भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। और क्या बताया था इसके बारे में, बताया था इसे Q या फिर Q से दर्शाएंगे अपन आगे चल के। अभी तो आगे बहुत पढ़ना है, 10% समझ में आ गया बहुत है। इन सारी चीज़ों को कल दोबारा भी तो पढ़ाना है आपको, और सारी चीज़ें बराबर करवाऊंगा, चिंता मत रखना। ठीक है, अदिश राशि कैपिटल Q और स्मॉल q से दर्शाते हैं। और इनके बारे में क्या बताया था, इसका जो कूलम है वो मात्रक है। ठीक है, ये एक मूलभूत राशि है, ये बता दिया। ठीक है, आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है यानी जाएगा आवेश तो पूरा ही जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा, है ना, पूरा आवेश जाएगा तो। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। कूलम का नियम क्या होता है, और ये क्वांटीकृत का काम पूरा नहीं हुआ, इस पर कल सवाल करवाने हैं, इसकी पूरी परिभाषा लिखवानी है, सारा काम करवाना है। अभी तो थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है मैंने, अभी तो बेसिक चीज़ों में सारा समय जो है अपना निकल गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है आपसे, मेरा कहने का तात्पर्य अभी मैंने जितनी चीज़ों को पढ़ाया उनको अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स पुरानी वीडियो में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पूरा प्रोसेस बताया है। यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपकी समझ में आ गई काफ़ी है, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और एक बार पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट बचता है कि ये समस्या है तो फिर मुझसे बोलना। अभी अगर थोड़े बहुत डाउट है, जैसे क्वांटीकृत आपका पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, क्वार्क वगैरह समझ में नहीं आया, तो ये तो आगे चल के पढ़ाना है। आज का मेन मोटिव आपको आवेश को क्लियर कराना था, जो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से हो गया होगा। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।